जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ, जीएस विद धर्म पर। दोस्तों हम लोग का बीपीएससी का दोस्तों जो पीवाईक्यू सीरीज चल रहा था उसको दोस्तों हम लोग आगे चलेंगे। और आज से हम शुरू करेंगे भारतीय इतिहास। जी हाँ दोस्तों, भारतीय इतिहास का दोस्तों तीनों हम लोग भाग पढ़ेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास दोस्तों और आधुनिक भारतीय इतिहास। सभी से दोस्तों कौन कौन से प्रश्न बने हैं, कौन कौन से चैप्टर पर दोस्तों, उन सभी प्रश्नों को दोस्तों हम लोग बारी बारी से देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आपको बताए थे कि पीवाईक्यू करना आपके लिए अति आवश्यक होता है, क्योंकि आपके आत्मविश्वास के लिए जरूरी होता है और आपके सिलेबस कवर करने में दोस्तों आपके लिए ये एक तरह का मतलब कि रास्ता दिखाता है कि हाँ कौन कौन चैप्टर से कौन कौन से प्रश्न आते हैं। नहीं तो दोस्तों आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के दौरान ऐसे चैप्टर को भी छोड़ देते हैं जिससे दोस्तों प्रश्न बनता है। जैसे मान लीजिए आप दक्षिण भारत का जो दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास में पढ़ते हैं तो वहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन दोस्तों आता है, तो बच्चे क्या करते हैं उसको छोड़ देते हैं। लेकिन पीवाईक्यू करने पर दोस्तों थोड़ा सा लगता है कि हाँ भाई इससे प्रश्न आया है, इसको भी देखना जरूरी है। और ये दोस्तों ये सिर्फ बीपीएससी वालों के लिए नहीं है, जो बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या जो बिहार सरकार के अंतर्गत अन्य विभाग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी दोस्तों पीवाईक्यू मतलब किसी भी बिहार सरकार के अंतर्गत जो भी दोस्तों वैकेंसी आती है तो उसका पीवाईक्यू कीजिएगा, क्योंकि जीएस का सिलेबस दोस्तों सबका सेम होता है। किसी में थोड़ा डीप पूछता है, किसी में थोड़ा ऊपर ऊपर दोस्तों पूछ देता है, लेकिन आजकल देखिएगा तो हर एक एग्जाम में, यहाँ तक कि जो बिहार पुलिस का हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ दोस्तों उसमें भी कथन कारक जो होता है आपके स्टेटमेंट लेवल से दोस्तों क्वेश्चन प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। मतलब वन लाइनर का जो था दोस्तों उसका पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिया दोस्तों। 21,000 की जो भर्ती थी उसके बाद 19,000 की भर्ती आई, उसमें देखिएगा तो बिल्कुल दोस्तों चेंज कर दिया है। तो वहाँ दोस्तों आप अगर बीपीएससी का हो गया पीवाईक्यू अगर तैयारी कर रहे हैं तो क्यों नहीं पढ़ लें। अगर आपको हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ने में दोस्तों दिक्कत क्या आपको है, कोई भी समस्या दिक्कत आए आपको बता देंगे थे कि टेलीग्राम चैनल पर जुड़ करके दोस्तों उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हर एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा और साथ दोस्तों कमेंट में मिल जाएगा। और जैसा कि बताएं कि 1 अगस्त याद रखिएगा, 1 अगस्त मतलब कल से 1 अगस्त 2025 से दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों सिलेबस कवर करने का दोस्तों एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें हर एक टॉपिक का दोस्तों टॉपिक वाइज चलेंगे हम लोग। जैसे पॉलिटी उठाए हैं तो पॉलिटी का दोस्तों पूरा 22 भाग पे बात करेंगे, हर एक पॉइंट पर दोस्तों बात करेंगे। उसका वीडियो प्रोवाइड होगा दोस्तों, आपको पीडीएफ मिलेगा दोस्तों, साथ साथ उसका एमसीक्यू भी मिलेगा, एमसीक्यू पीडीएफ मिलेगा। और रात को 9 बजे 9 PM पर दोस्तों डेली क्या होगा, टॉपिक पर दोस्तों टेस्ट होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि अपना तैयारी को पंचवर्षीय न बनाएं तो जरूर जुड़िएगा दोस्तों। नहीं तो आप चाहते हैं कि पंचवर्षीय न बनाएं और अपना कोर्स खरीद करके 3 महीने 2 महीने पर चलाएं तो फिर तरफ चलिए, कोई दिक्कत हमें नहीं है। तो चलिए दोस्तों अपना सिलेबस शुरू करते हैं। अपना आज का जो एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग का है बीपीएससी का पीवाईक्यू दोस्तों उस पर बात करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो पूछा है आपसे कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जो पशुपालन और कृषि का जो सबसे पहला साक्ष्य मिला है वो मेहरगढ़। लेकिन दोस्तों कुछ विद्वानों जो इतिहास का उसमें विवाद भी है, कुछ विद्वानों का मानना है कि मेहरगढ़ से पहले जो उत्तर प्रदेश में कोल्डियावा है वहाँ से भी दोस्तों अगर कृषि के साक्ष्य मिल चुके। वहाँ पर चावल के, जैसे मेहरगढ़ पाकिस्तान में वर्तमान में पड़ता है, तो यहाँ पर दोस्तों गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। किसके मिले हैं, गेहूं के साक्ष्य। चावल के साक्ष्य बोलेगा दोस्तों तो कहाँ से मिला है, तो यूपी में दोस्तों आपका कोल्डियावा है वहाँ से मिला है। जैसे देखिए आइए बताते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बताएंगे। जैसे देखिए यहाँ बता रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभिक स्थल मेहरगढ़ माना जाता है। 7000 से लेकर 5500 ईस्वी पूर्व BC के मध्य मानव बसाव क्षेत्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 8500 ईस्वी पूर्व मानते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर, जो नई खोज हुआ दोस्तों उसके आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में जो प्राचीनतम कृषि के यही बता रहे थे, जो साक्ष्य वाला स्थान है उत्तर प्रदेश का दोस्तों संत कबीर नगर है, जहाँ पर एक लहुरा देव है दोस्तों। यहाँ से 7000 ईस्वी पूर्व से लेकर 9000 ईस्वी पूर्व, ये 7000 से 5000 6,000 मान लीजिए, ये 7000 से 9000 ईस्वी पूर्व के मध्य मानव बसाव तथा निश्चित तौर पर 6000 दोस्तों 400 ईस्वी पूर्व चावल के साक्ष्य दोस्तों प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थान जो मेहरगढ़ पाकिस्तान में जो पड़ता है दोस्तों, अभी बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ पे 7000 से 5500 ईस्वी पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाला स्थान कोल्डियावा जो है दोस्तों, जो आपका उत्तर प्रदेश में दोस्तों वहाँ से दोस्तों मिला है। अगर चावल अलग अलग पूछ दे तो जल्दी से मेहरगढ़ और कोल्डियावा दोनों का दोस्तों याद रखिएगा। ऐसे आपका उत्तर विभाग माना है, जो बीपीएससी है वो मेहरगढ़ को माना है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है, तो कैल्कोलिथिक युग दोस्तों हम लोग ताम्रपाषाण युग को कहते हैं। ताम्रपाषाण युग ऐसा युग दोस्तों जिसमें मानव क्या है, तांबा और पाषाण के दोस्तों अपने औजार बनाना शुरू किया। पाषाण मतलब पत्थर का युग। तो जब पाषाण युग पढ़ते हैं तो उसमें पाषाण युग को 3 भागों में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल दोस्तों। नवपाषाण काल में जिसमें मनुष्य का जीवन क्या था, बिल्कुल अस्थायी हो गया था, क्योंकि यहाँ पर किसी खेती की शुरुआत करना मनुष्य शुरू कर दिया था। लेकिन यहाँ कैलकुलेट के बारे में पूछा तो कौन होगा, आपका ताम्रपाषाण युग होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे आते हैं, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो हड़प्पा में दोस्तों जो मिट्टी के जो बर्तन होते थे दोस्तों उसको रंगने के लिए लाल रंग का लोग इस्तेमाल करते थे।
लाल रंग से रंगते थे, उस पर काला रंग से दोस्तों क्या चित्रकारी भी करते थे, वो मिट्टी के बर्तन पर दोस्तों। याद रखिएगा जो हड़प्पा के लोग थे वो मिट्टी के जो बर्तन होता था वो बना करके दोस्तों उसको पकाते भी थे। और भी जो इनके समकालीन सभ्यता थी, जो आपका मेसोपोटामिया हो गया, चीन की सभ्यता हो गई, ये सब जो दोस्तों थे, यहाँ पर क्या था उस तरह का दोस्तों पकी हुई ईंट का दोस्तों प्रमाण नहीं मिलता है, जहाँ पर दोस्तों आपको हड़प्पा में मिलता है। इसको ध्यान दीजिएगा। जैसा कि बताएं कि काले रंग से रंगों से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी भी दोस्तों करते थे, और वो मृदभांड को बर्तन दोस्तों लाल रंग से रंगते थे। आगे आते हैं, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता जब इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं दोस्तों, तो पहला चैप्टर क्या होता है? इतिहास के बारे में जानना। इतिहास क्या है? तो हम लोग ऐतिहासिक काल को दोस्तों 3 भाग में बांटते हैं। एक बांटते हैं हम लोग अपना, एक तो इतिहास पढ़ते हैं, इस तरह से पढ़ते हैं ना आप, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आपका आधुनिक इतिहास। लेकिन एक है दोस्तों क्या कि जो भी आपको खुदाई में सामग्री प्राप्त हुई है, मतलब लेखन, जो लेखन कला होती है, लेखन कला के आधार पर दोस्तों कि जो सामग्री मिली है उसको पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं दोस्तों, उस आधार पर हम इतिहास को 3 भाग में बांटते हैं। एक होता है प्राग इतिहास, जिसमें कोई लिखित साक्ष्य दोस्तों उपलब्ध नहीं होता है। दूसरा होता है अध इतिहास, जिसमें लिखित साक्ष्य तो होता है लेकिन उसको हम पढ़ नहीं पाते हैं, वो होता है आपका अध इतिहास प्राग। और होता है इतिहास आपका, एक होता है प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या होता है? लिखित साक्ष्य भी, उसको हम लोग पढ़ भी सकते हैं, वो कहलाता है हिस्ट्री। तो जो हड़प्पा कालीन है, आप किसके बारे में पढ़े होंगे, तो इसमें लिखित साक्ष्य तो मिला है, लेकिन आज तक दोस्तों विद्वान इसको पढ़ने में दोस्तों सफल नहीं हो पाए। मतलब यहाँ की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक चित्र के माध्यम से दोस्तों अपनी भावनाओं को प्रकट करते थे। तो यहाँ जो इतिहास ये आएगा आदि इतिहास में आएगा, क्योंकि यहाँ पर लिपि तो है लेकिन उसको पढ़ने में भी सफलता हासिल नहीं हुई। पढ़ लीजिएगा तो आपका इतिहास में आ जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात आपके लिए है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो यहाँ की जो नगर नियोजन है दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, याद रखिएगा। तो नगरों का जो निर्माण हुआ है, यहाँ के भवनों का दोस्तों निर्माण हुआ, वो पकी हुई ईंटों से बनी इमारत है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर पकी हुई, आपको बता रहे हैं बार बार हम कि यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जहाँ पर दोस्तों पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल लोग करते थे। अन्य सभ्यताएं के समकालीन थी, वहाँ पर ऐसा दोस्तों देखने के लिए नहीं मिलता है। आगे हम लोग आते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह, इससे तो आप परिचित होंगे, लोथल, जो भोगा नदी किनारे है, कहाँ पर? गुजरात में दोस्तों। कहाँ पर? गुजरात, अहमदाबाद है वहाँ पर दोस्तों। निम्नलिखित में कौन हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो ऐसा बताएं कि कौन है यहाँ पर? लोथल। कहाँ है? लोथल। तो आइए हम लोग बात करते हैं, लोथल गुजरात में है। रंगनाथ राव महोदय से खोज किए थे। टेराकोटा, तो सबसे पहले समझिए हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ। टेराकोटा का मतलब होता है कि आप मिट्टी के बर्तन बनाएं और उसको क्या किए दोस्तों? आग में पका दिए। क्या किए? उसको पका दिए दोस्तों, वो कहलाता है आपका टेराकोटा। आग में मिट्टी के बर्तन को जब उसको पका देते हैं, पकाने के बाद जो बनता है आपका निर्मित हुआ, वो क्या कहलाता है? टेराकोटा। तो टेराकोटा का दोस्तों हल जो प्राप्त हुआ कहाँ से मिला है? तो हरियाणा में दोस्तों जो हड़प्पा कालीन स्थल है बनावली दोस्तों, वहाँ से आपको टेराकोटा का हल मिला है। इस पर थोड़ा विशेष ध्यान देने वाली बात है आपके लिए। निम्नलिखित में किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? जुते हुए खेत के प्रमाण दोस्तों आपको कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है दोस्तों? तो ये राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। दोस्तों जो खंबाती खाड़ी देख रहे हैं वहाँ पर दोस्तों, खंबाती खाड़ी नहीं, कालीबंगा जो घग्गर नदी किनारे दोस्तों यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता समझिए, वहाँ से उत्खनन संबंधित नहीं है। तो आर.डी. बनर्जी तो है, 1922 में यही मोहनजोदड़ो की खोज किए थे। ये जो के.एन. दीक्षित हैं दोस्तों, ये जो के.एन. दीक्षित, ये भी आपके हड़प्पा कालीन खुदाई से संबंधित है। आगे आइए, अगला है M.S. वत्स, ये भी जो ये माधव स्वरूप वत्स भी हैं दोस्तों संबंधित आपके। ये B.A. स्मिथ है दोस्तों, इनका कोई मतलब कि क्या है हड़प्पा कालीन खोज में या कुछ में दोस्तों संबंधित ये नहीं है। कौन? आपके B.A. स्मिथ। तो हम ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। ये जो देख रहे हैं आपको, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, हम बताएंगे, इसका PDF भी आपको देंगे, तो आप देख लीजिएगा। भोगस कोई का महत्व इसलिए क्योंकि भोगस कोई दोस्तों एक क्या है आपका अभिलेख है, जो आपको मिला है कहाँ? एशिया माइनर का जो प्रांत देख रहे हैं, एरिया, वहाँ पर मिला है। तो ये किसके लिए दोस्तों? तो यहाँ पर ये एक ऐसा अभिलेख प्राप्त हुआ है जहाँ पर वैदिक देवी एवं देवताओं का दोस्तों वर्णन इसमें मिलता है। भोगस कोई दोस्तों, ये ध्यान देने वाली बात है, एशिया माइनर में मिला है। इसमें यही देखिए देवताओं के हैं आपके, यहाँ पर अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख है जिनके नाम आर्यस जैसे थे, जैसे वो जो संधियों के साक्ष्य रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य देवताओं का दोस्तों आह्वान करते थे। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक काल ईरान से होकर भारत आए थे, जैसे बोलते हैं ना मध्य एशिया से आए थे। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दोस्तों किस नदी के तट पर हुआ था? तो दोस्तों ये प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, इसको 10 राग युद्ध बोलते हैं। ये दोस्तों परसनी नदी के किनारे हुआ था। परसनी नदी दोस्तों हम लोग बोलते हैं रावी नदी। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग रावी नदी के नाम से दोस्तों जानते हैं। ये राजा फुदास और 10 राजाओं के बीच दोस्तों हुआ था, याद रखिएगा। इसमें राजा फुदास होते हैं, उसकी दोस्तों जीत होती है। इसमें भारतों के राजा सुदास थे और 10 राजाओं के का संघ था दोस्तों। इसमें 10 राजाओं का संघ था, उसको दोस्तों पराजित करते हैं कौन? ये
भरतमुख राजा सुदास। इसमें संघों में आर्यों के प्रमुख जन थे, जिसमें जनों का नाम यहाँ दिया हुआ है, और 5 लघु जनजाति के समूह थे दोस्तों जो इसमें शामिल होते हैं। इसके पुरोहित दोस्तों क्या थे? विश्वामित्र थे। किसके? ये जो 10 राज्यों के थे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो सोम दोस्तों जो 9वां मंडल है ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, और 10 मंडल में दोस्तों 9वां मंडल है वो सोम को समर्पित है। सोम दोस्तों यहाँ पर देवता संबंधित है, देवता से भी संबंधित है, और आर्यों का दोस्तों एक पेय पदार्थ भी था। ये क्या था? ये पेय पदार्थ भी दोस्तों आर्यों का था दोस्तों। समझिए एक तरह से वो आपका पूरा पान। जैसे कि बताएं यहाँ पर कुल 10 मंडल है, 9वें मंडल में 14 मंत्र सोम को समर्पित है। सोम आर्यों का मुख्य पेय था दोस्तों, जिसे मुजवन पर्वत से प्राप्त किया जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उत्पत्ति है। मतलब 10वां मंडल जो दोस्तों किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों वर्ण व्यवस्था से, पुरुष सूक्त से संबंधित है। ये भी याद रखना है आपको। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? जैसा बताएं आपको किसको समर्पित है? सोम और इस पेय पर नामाकृत देवता को दोस्तों। देवता भी हैं और दोस्तों ये पेय पदार्थ भी था आर्यों का। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र दोस्तों आपको मिलता है ऋग्वेद में। जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल देख रहे हैं आप, तृतीय मंडल दोस्तों, वहाँ पर ऋग्वेद का दोस्तों ऋग्वेद में उल्लेख किया गया गायत्री मंत्र का, जिसका रचनाकार कौन है दोस्तों आपके? तो विश्वामित्र है। कौन? विश्वामित्र, याद रखिएगा। आगे है किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो परमाणु सिद्धांत अगर बोलेगा प्राचीन भारत में कोई भारतीय देने वाले तो कानाद थे। और कानाद दोस्तों किस दर्शन के प्रतिपादक थे? तो वो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे। इसके भी ध्यान दीजिएगा, कभी कभी दर्शन आपसे पूछ देता है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म दोस्तों वैशाली में हुआ था। कुंडग्राम है वहाँ पर। कहाँ पर? कुंडग्राम दिया है ना, तो कुंडग्राम जगह गाँव का नाम दिया है, तो गाँव का नाम टिक कीजिए। कुंडग्राम दोस्तों वैशाली में आपका हुआ था। या ये भी याद रखेगा, इनको जन्म है, जन्म को लेकर दोस्तों मतभेद है। क्या है? तो मतभेद क्या? 1 मिनट रुकिए, नीचे आप कुछ क्वेश्चन दिया था, क्या है यहाँ दिया है। ऑप्शन तो कुंडग्राम हो गया, लेकिन इनके जन्म को लेकर मतभेद है। आप पढ़ते होंगे 540 ईस्वी पूर्व क्या था? बीसी में इनका जन्म हुआ था, कि इनका महावीर का। लेकिन दोस्तों अभी जो एनसीईआरटी का नया बुक आया है उसमें याद रखिएगा, जो महावीर को माना गया है कि गौतम बुद्ध से भी दोस्तों पहले थे। वो क्या थे? गौतम बुद्ध से पहले उनका जन्म हुआ था। 599 में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का 563 में होता है बीसी में, और उससे पहले दोस्तों महावीर का जन्म हुआ था 599 में दोस्तों। ये आपका जो नया एनसीईआरटी है दोस्तों, उसमें क्या हुआ? परिवर्तन दोस्तों कर दिया गया, तो इसको भी ध्यान देने वाली बात आपके लिए है। आगे हम लोग आते हैं, वही बता रहे थे महावीर के बारे में। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई है दोस्तों? तो ये नगर बोलेगा तो पावापुरी दोस्तों। ये आपका पड़ता है कहाँ पर? तो हमारे बिहार में ही दोस्तों पड़ता है, ये ध्यान दीजिएगा। पावापुरी में जल मंदिर का नाम सुने होंगे, नालंदा जिला में ही दोस्तों आपका आता है। आगे आते हैं, इनकी जो मृत्यु हुई है दोस्तों 527 ईस्वी में, मतलब 72 वर्ष ही जीते हैं। 72 वर्ष। ऐसे आप लोग याद क्या रखते थे? जैसे लूफेंट वगैरह आप बुक में पढ़िएगा तो वहाँ 540 दिया रहेगा इनके जन्म का, और 468 ईस्वी पूर्व दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी। ये बीसी दोनों है। क्या है? बीसी। तो यहाँ 72 वर्ष जीते हैं। 72 वर्ष एक्यूरेट है कि 72 वर्ष इनकी 72 वर्ष के जीवन काल के बाद इनकी दोस्तों मृत्यु होती है। तो यहाँ 599 में से 72 घटाइएगा तो कितना आएगा आपका? 527। तो 527 में दोस्तों क्या हुआ? इनकी मृत्यु हुई है। ये परिवर्तन दोस्तों देखने के लिए मिला एनसीईआरटी में। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य दोस्तों कौन थे? तो दोस्तों ये जमालित है। प्रथम शिष्य दोस्तों जमालित है। बाद में इनके दामाद भी बनते हैं जमाली। याद रखिएगा, इनकी एक बेटी रहती है जिसका नाम होता है प्रियजना, अनुज्या प्रियजना दोस्तों, या प्रियदर्शना नाम होता है, अनुज्या प्रियदर्शना दोस्तों। उन्हीं की शादी अपने शिष्य से करते हैं दोस्तों। ये प्रथम शिष्य हैं इनके, तो महावीर स्वामी के दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? मतलब सबसे जो प्राचीन जैन ग्रंथ अगर बात करेगा तो 14 पूर्व दोस्तों ये है। इससे पहले दोस्तों मतलब इसके बाद दोस्तों का 12 उपांग भी आता है, याद रखिएगा। तो 14 पूर्व दोस्तों सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ है। प्राचीनतम जैन ग्रंथ बोलेगा 14 पूर्व दोस्तों। ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। तो अंतिम नंद राजा के समय संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। यह महावीर द्वारा 14 पूर्व के विषय में जानने और अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में दोस्तों हुआ था, जो पाटलिपुत्र में हुआ था। भद्रबाहु दोस्तों उसके अध्यक्षता किए थे। महात्मा बुद्ध को अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन का मतलब होता है दोस्तों, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद जो पहला अपना उपदेश दिए थे जो 5 व्यक्तियों को दोस्तों, उसी को कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। कहाँ पर दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? ये सारनाथ में दिए थे। बौद्ध ग्रंथ में इसी को धर्मचक्र प्रवर्तन दोस्तों कहा जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध जो क्या किए? अपना पहला उपदेश दिए दोस्तों। तो ये बता रहा है कि 6 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में उनको क्या होता है? बैसाख के पूर्णिमा के दिन दोस्तों इनको पीपल ब्रिज के नीचे बोधगया में उसमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तब जाकर ये जो सिद्धार्थ थे दोस्तों बाद में आपके बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद
ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपना मत का प्रचार किया, मतलब जो इनको जो भी मतलब कि अपने उपदेश थे दोस्तों, उपदेशों का प्रचार किया। और उर्वेला से सबसे पहले ऋषिपत्तनम गए, जो वर्तमान में सबका कहलाता है सारनाथ, और यहाँ पर 5 ब्राह्मणों सन्यासी को दोस्तों उपदेश दिए। इतिहासकार कहते हैं कि जो इनके साथी थे दोस्तों वही साथी थे इनको दोस्तों रास्ते में छोड़ दिए थे। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन से बौद्ध ग्रंथ में कहा गया है। यह उपदेश दुख के कारण, दुख के अंत और उसके समाधान से संबंधित दोस्तों है। इसे 4 आर्य सत्य के नाम से जानते हैं। बौद्ध ग्रंथ में 4 आर्य सत्य के बारे में उल्लेख किया गया है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण दोस्तों कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण दोस्तों ये कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर दोस्तों जो क्या है, मल की राजधानी, जो मल महाजनपद दोस्तों उसकी राजधानी, याद रखिए कभी कभी महाजनपद पूछा जाता है कि कहाँ पर किस महाजनपद में इनकी मृत्यु हुई थी, तो मल दोस्तों। वहाँ पर क्या होता है, मल में कुशीनगर में एक शुंड नामक लोहार होता है, वो महावीर को दोस्तों, ये गौतम बुद्ध को सुअर का दोस्तों मांस खिलाते हैं, जिससे क्या होता है इनको गंभीर रूप से दोस्तों ये अतिसार रोग से दोस्तों ग्रसित हो जाते हैं और गंभीर रूप से बीमारी हो जाती है, मतलब बीमार पड़ जाते हैं। और अंततः दोस्तों क्या होता है, आपका 483 ईस्वी पूर्व में दोस्तों गौतम बुद्ध की दोस्तों मृत्यु हो जाती है। ये भी ध्यान देने वाली आपके लिए बात है दोस्तों, जिसे बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा गया है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक का संबंध दोस्तों किससे है? तो ये बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटक जिसको दोस्तों 3 पिटकों से मिल करके बना हुआ है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। और ये तीनों में क्या क्या है ये भी याद रखना है। तीनों का दोस्तों मिला करके बनाया गया, उसी को त्रिपिटक कहते हैं। विनय पिटक जिसमें संघ संबंधी नियम एवं आचार की शिक्षाएं हैं। सूत पिटक महात्मा बुद्ध के दोस्तों वचन है। और अभिधम पिटक दोस्तों दार्शनिक सिद्धांत है। तीनों याद रखिएगा आप। आगे है त्रिरत्न या 3 रत्न, जैसे सटीक ज्ञान, इसको सम्यक ज्ञान बोलते हैं, सच्ची आस्था सम्यक आस्था, और सटीक क्रिया सम्यक क्रिया दोस्तों निम्न से किससे संबंधित है? त्रिरत्न जो दोस्तों आपका ये जैन धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक आपका हो गया बौद्ध धर्म और त्रिरत्न क्या हो गया आपका जैन धर्म से दोस्तों संबंधित है। इसको भी याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछता है। कौन सी बात बौद्ध धर्म से जैन धर्म में दोस्तों समान नहीं है? तो ये दोस्तों आत्मदमन है दोस्तों। ये क्या है, दोनों में दोस्तों क्या है, समान नहीं है। क्यों नहीं समान है? क्योंकि दोस्तों बौद्ध धर्म की तुलना में जैन धर्म में दोस्तों अपना महापरिनिर्वाण मतलब कि शरीर त्यागना से बहुत ही कठोर है, मतलब कठिन है। मतलब कि जो जैन धर्म में दोस्तों अपना अंतिम जीवन जो लोग अपना मतलब बिताते हैं, मतलब अपना महापरिनिर्वाण बोलिए, मतलब कि मृत्यु की अवस्था में जब जाते हैं तो उस समय दोस्तों संलेखन विधि को अपनाते हैं। संलेखन मतलब कि भूख प्यास से मतलब खाना पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं और उस अवस्था में जाकर के दोस्तों अपना अंतिम दोस्तों जो होता है शरीर को त्याग करते हैं दोस्तों। लेकिन बौद्ध धर्म दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो वही बताइएगा आत्मदमन। आगे हम लोग आते हैं, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो दोस्तों बहुत ये मतभेद है, ये प्रश्न में बहुत मतभेद है। कोई षष्टम बोलते हैं, कोई पंचम बोलते हैं दोस्तों। कोई षष्टम मतलब कोई 6ठी पीढ़ी का बोलता है, कोई दोस्तों पंचम पीढ़ी का। लेकिन बीपीएससी भी इसको माना तो नहीं है अभी, लेकिन आप पंचम पीढ़ी दोस्तों याद रखिएगा कि पंचम पीढ़ी में दोस्तों बौद्ध वृक्ष है। जिस बौद्ध वृक्ष के नीचे दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वर्तमान समय वो बौद्ध वृक्ष नहीं है, याद रखिएगा। जो बोध गया जाते हैं तो वहाँ वृक्ष देखते हैं पीपल का, वो नहीं है, वो काट के कब का शशांक भी फेंक दिया था नदी में दोस्तों। वो बाद में लगता है अंग्रेज के समय में लगाया जाता है दोस्तों कनिंघम के द्वारा, वो ही दोस्तों बौद्ध वृक्ष है। तो आगे एक और भी दोस्तों आता है आपका कि जो पंचम पीढ़ी किस आधार पे है, तो यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक ने लगाया था। एक बार पुष्यमित्र शुंग ने, एक बार पुरुवर्मा ने और अंत में दोस्तों कनिंघम ने। देखिए 2 1 3 4 1 5वीं पीढ़ी अंत है, लेकिन अंत में 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग ने वेबसाइट पर इस पंचम पीढ़ी बताया है, मतलब जो बिहार सरकार के अंतर्गत जो विभाग है। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने क्या किया, इस प्रश्न के मूल्यांकन से दोस्तों बाहर कर दिया। अगर बाहर कर दिया तो सभी लोगों को दोस्तों एक समान नंबर मिला होगा। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय के लिए रूप में किया गया था? तो जब दोस्तों अशोक का कार्यकाल था, मतलब मौर्य शासक अशोक का दोस्तों, तो उन्होंने जो बराबर देख रहे हैं हमारे बिहार में जहानाबाद का जो क्षेत्र दोस्तों, वहाँ पर बराबर की गुफाएं बनाए थे। किसके लिए? तो आजीविकों के आश्रय के लिए, आजीविकों के रहने के लिए दोस्तों। आजीविकों के रहने के लिए दोस्तों बराबर की गुफा बनाए थे अशोक। लेकिन इसका एक पोता भी था दशरथ, अशोक का पोता था दशरथ, इनके लिए भी मतलब कि उन्होंने भी दोस्तों गुफा बनाया था जिसका नाम था नागार्जुन। नागार्जुन गुफा अगर बोलेगा तो अशोक के पोता था दशरथ दोस्तों बनाया था। और बराबर गुफा दोस्तों किसने बनाया था आजीविकों के लिए? दोस्तों ये अशोक ने बनाया था। आजीविका के संस्थापक बोलेगा, आजीविकों के संस्थापक कौन थे? तो मकली गोसाल दोस्तों। आगे हम लोग आते हैं, अगला प्रश्न क्या है हमारा, 1 मिनट अपलोड हो रहा है भाई। हाँ, अगला है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक देखिए पूछ दिया, तो मकली गोसाल बता दिए। आजीवक संस्थापक कौन थे? मकली गोसाल। पाटलिपुत्र के संस्थापक अगर पूछेगा आपसे तो उदयन जो था दोस्तों, गंगा पुनपुन और जो फोन नदी है उसके संगम पर दोस्तों ये बनाया था, पाटलिपुत्र की स्थापना दोस्तों किए थे। उदयन कौन था? तो अजातशत्रु का बेटा दोस्तों, हर्यक वंश का शासक।
आगे हम लोग आते हैं, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र राजधानी बनाया गया था दोस्तों, तो नाम लीजिएगा किसका, उदयन का लीजिएगा। आगे हम लोग आते हैं, किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया दोस्तों, तो पाटलिपुत्र उदयन ने बसाया था दोस्तों, राजधानी बनाया था अपना। आगे आते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। गणतंत्र कहने का मतलब यहाँ के जो दोस्तों शासक होते थे, राजा होते थे, वो जनता द्वारा तो चुने जाते थे और उनका कार्यकाल दोस्तों एक निश्चित होता था, वो दोस्तों वंशानुगत दोस्तों यहाँ पर नहीं था प्रणाली। तो ये पूरे विश्व की बात कर लें तो पहला गणतंत्र दोस्तों मिलता है जो लिच्छवी मिलता है, लिच्छवी दोस्तों वैशाली। मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, तो ये आपका गिरिब्रज राजगीर तो दोस्तों था, बाद में दोस्तों आपका पाटलिपुत्र होता उदयन करता है 413 में। ये देखिए उसके बाद जो हर्यक वंश का तीसरा शासक था दोस्तों। आगे है यहाँ पर, अजातशत्रु किस वंश का दोस्तों राजा था, तो अजातशत्रु दोस्तों अपने पिता की हत्या करके दोस्तों बनता है 492 बीसी में, गद्दी पर बैठता है, किसकी, मगध की गद्दी पर दोस्तों हर्यक वंश के राजा बनता है, ये हर्यक वंश का दोस्तों था। आगे आते हैं, सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी, तो विलियम जोन्स जो होते हैं वो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को की तुलना सेंड्रोकोट से दोस्तों करते हैं, तुलना मतलब कि सेंड्रोकोट दोस्तों इनको कहते हैं। आगे हम लोग आते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला है 36 नंबर, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। अशोक के जितने भी अभिलेख देखते हैं भारत में दोस्तों वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। इसको सबसे पहले खोज बोले किसने किया था, टी फैंथलर ने दोस्तों क्या किया था, इसको खोजने का काम किया था, टी फैंथलर ने खोजने का काम किया था। लेकिन पढ़ने का काम बोलेगा सबसे पहले दोस्तों 1750 में खोजा था टी फैंथलर, 1750 में। अब 1835 में दोस्तों पढ़ने का काम किया था जेम्स प्रिंसेप, किसने किया था, जेम्स प्रिंसेप ने दोस्तों पढ़ने का काम किया था, ये ध्यान दीजिएगा। आगे आते हैं हम लोग, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम, मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का दोस्तों क्या था, राजदूत था, जो आपका 305 में सेल्यूकस निकेटर और उसके बीच में जब युद्ध होता है, किसके बीच में, चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में, सेल्यूकस निकेटर पराजित होता है तो अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करता है और समझिए दहेज स्वरूप में दोस्तों इसको भेज देता है। जिस तरह से शादी विवाह होता है तो लड़की का भाई जाता है ना, उस तरह समझिए कि ये क्या था, अपने भाई बनकर दोस्तों आया था ये हेलेना के साथ, जो उनकी बेटी थी किसकी, सेल्यूकस निकेटर के दोस्तों। तो ये आता है पाटलिपुत्र दोस्तों, इसके साथ रहता है, किसके साथ, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। उसके संबंधित दोस्तों जो भी होता है देखता है अपने आंखों से, उसको दोस्तों लिखता है। इस पुस्तक का नाम क्या था, इंडिका, क्या था, इंडिका। यूनान के जो शासक थे आपके सेल्यूकस निकेटर, सेनापति थे, बाद में उसको राजा बन जाते हैं, मतलब शासक बन जाते हैं, क्योंकि जो आपका सिकंदर था दोस्तों, जो भी जीता हुआ क्षेत्र था भारत में, वो सेल्यूकस निकेटर को सौंप कर दोस्तों चला जाता है वापस अपना, लेकिन रास्ते में दोस्तों उसकी मृत्यु हो जाती है बेबीलोन में दोस्तों। तो यहाँ जो भी राजपाट चला रहा था, कौन चला, सेल्यूकस निकेटर चला रहा था दोस्तों। तो भी अपना क्षेत्र विस्तार करने की इच्छा रखता था, लेकिन वहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य से दोस्तों हारने के फलस्वरूप दोस्तों क्या होता है, अपनी बेटी का विवाह करता है, हेलेना का शादी कर देता है किससे, आपका चंद्रगुप्त मौर्य पर दोस्तों, और इसको भेजता है उसके दरबार में। तो इंडिका इसकी पुस्तक का दोस्तों नाम है, याद रखिएगा। आगे इंडिका के लेखक बता दिए कौन है, मेगास्थनीज दोस्तों, तो जो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत हैं। आगे आते हैं, ये भी याद रखिएगा कि जब ये अपने बताएं तो अपने पुस्तक में दोस्तों बताएं भी है कि जो इनका जो शासन प्रशासन चलता था पाटलिपुत्र का, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का, 30 सदस्य तो चलाते थे। 30 सदस्य मिलकर के दोस्तों एक समिति बनी होती थी और इसे 6 समितियाँ होती थी दोस्तों, हर एक समिति में दोस्तों 5-5 सदस्य होते थे। समिति का कार्य बिक्री कर वसूली करना था। बिक्री कर मूल्य का 10वें भाग, मतलब 1/10 भाग 10% दोस्तों वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वालों को मृत्यु दंड दोस्तों दिया जाता था। ये सारी बात इसमें अपने बताए हैं। मेगास्थनीज दूत था किसका, तो बता दिए सेल्यूकस निकेटर का दोस्तों, सिकंदर मत टिक कर दीजिएगा। आगे हम लोग आते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो अगला है हमारा कि अंतिम मौर्य शासक। तो अंतिम मौर्य शासक दोस्तों कौन थे, वृद्धरथ। इसी के दोस्तों सेनापति रहते हैं पुष्यमित्र शुंग, जो ब्राह्मण रहते हैं दोस्तों। ये जो वृद्धरथ रहता है ब्राह्मणों पर बहुत अत्याचार करता है, ब्राह्मणों की स्थिति बहुत ही दोस्तों खराब रहती है। तो इसी को दोस्तों मतलब ब्राह्मणों के उत्थान के लिए दोस्तों क्या करते हैं, जो सेनापति रहते हैं पुष्यमित्र शुंग, इनके वृद्धरथ के दोस्तों इनके दोस्तों हत्या कर देते हैं। और जो मगध रहता है, मगध की गद्दी पर दोस्तों खुद राजा बनते हैं और मौर्य वंश का अंत करके मगध पर दोस्तों कौन वंश की स्थापना होती है, शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग करते हैं। इस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों के बारे में वर्णित है। दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख जो अब गुजरात में पड़ता है दोस्तों, गुजरात में जूनागढ़ देखें, वहाँ पर जूनागढ़ अभिलेख में दोस्तों वहाँ पर इनके उपलब्धियों का दोस्तों उल्लेख किया गया। ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। जूनागढ़ अभिलेख इसका मरम्मत भी करने का भी काम करते हैं, बनाने का काम करते हैं दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। जूनागढ़ झील जो देख रहे हैं। निम्नलिखित राजाओं में किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। तो ये जो खारवेल देख रहे हैं दोस्तों, खारवेल एक बहुत ही नहीं बोलते कट्टर
जैन धर्म दोस्तों, इस तरह का दोस्तों इनकी प्रवृत्ति थी। और ये चेदी वंश बोले या महामेघवाहन दोस्तों वंश, ये दोनों वंश एक ही हैं। तो इसके दोस्तों ये राजा रहते हैं। खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक थे। ये उड़ीसा प्रांत के दोस्तों भुवनेश्वर से 3 मील दूर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें दोस्तों इन्हीं का उल्लेख किया गया है। यह अभिलेख खारवेल के इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इनका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। हाथी गुम्फा अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखा गया है, ये भी याद रखना है आपको। कली नरेश खारवेल, वही बता रहे थे, कली नरेश खारवेल का संबंध था। चेदी वंश तो था ही था, इसी वंश को तो महामेघवाहन वंश भी दोस्तों कहा जाता है, ये भी याद रखना है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा आपका। तो यहाँ दिया है ऑप्शन ई दिया है, तो ऑप्शन ई हम टिक करेंगे। आगे हम लोग आते हैं। फिर देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि कलिंग चेदी वंश के राजा संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था। अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी दोस्तों पड़ा गया, क्योंकि स्थापना इसके महामेघवाहन ने किया था, इसलिए इसका महामेघवाहन भी दोस्तों कहते हैं। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल था दोस्तों, जिसका उल्लेख हाथी गुम्फा में मिलता है। इसका इतिहास का अध्ययन एकमात्र साधन हाथी गुम्फा अभिलेख दोस्तों जो उड़ीसा में मिला है। प्राचीन भारत का नेपोलियन दोस्तों किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को दोस्तों कहते हैं। इसकी जो विजित प्रदेश था दोस्तों, इसकी अपराजिता को देख कर दोस्तों कहा जाता है, तुलना किया जाता है, ये विद्वान लोग करते हैं। इसमें विंसेंट स्मिथ इतिहासकार दोस्तों अपनी रचना जो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, याद रखिएगा, विंसेंट स्मिथ की अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक है। इसमें समुद्रगुप्त की वीरता और विजय के मुग्ध होकर उनसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। लेकिन नेपोलियन तो के बहुत बाद था दोस्तों, नेपोलियन आपको पढ़िएगा तब देखने के लिए मिलता है 18वीं शताब्दी में नेपोलियन आता है आपका, 18वीं शताब्दी में आता है। लेकिन उससे पहले आपके बहुत साल पहले दोस्तों आपका ये आ जाते हैं, लगभग उससे अगर बोलिए तो ईस्वी भी आते हैं, लगभग आपका 18वीं शताब्दी में 13-14 साल पहले दोस्तों आपके नेपोलियन आते हैं। तो कहना चाहिए था इसको, विंसेंट जो स्मिथ है इनको कहना चाहिए था कि यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहते हैं, तब नेपोलियन, लेकिन ये उल्टा ही कह दिए दोस्तों। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन पर्याप्त प्रशस्ति मिलता है, जिसके रचनाकार दोस्तों क्या है? हरिसेन दोस्तों इनके दरबारी कवि थे, याद रखिएगा। ये अभिलेख है, पर्याप्त प्रशस्ति जो इलाहाबाद में है, क्या है ये? अभिलेख है, किताब नहीं, याद रखिएगा। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को दोस्तों पराजित किया कौन थे? स्कंदगुप्त। इनके समय दोस्तों हुनों का बहुत ही आक्रमण होता था, लेकिन हुनों का दोस्तों अंतिम रूप से पराजित करने का काम किसने किया था? तो स्कंदगुप्त ने दोस्तों खदेड़ दिया था दोस्तों भारत से हुनों को। किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता है? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि जो होता है दोस्तों, इसको गुप्त काल में अप्रहत कहा जाता था, याद रखिएगा। अप्रहत बोलेगा तो बिना जोती हुई जंगली भूमि, गुप्त काल में इसको अप्रहत कहा जाता था। आगे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री संयुगन ने भारत की यात्रा की थी। ये 1515 से लेकर 515 से लेकर 520 तक दोस्तों इसने क्या किया था? भारत दोस्तों यात्रा की थी। ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है, याद रखिएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने तो भारत आया था? तो ये ह्वेनसांग दोस्तों, जिसको यात्री का राजकुमार कहा जाता है, ये आया था हर्षवर्धन के समय दोस्तों। इसकी रचना, इसके जो यात्रा वृत्तांत था दोस्तों CU की, इसको भी याद रखिएगा। आगे है, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो कलहन की पुस्तक का नाम तो राजतरंगिणी है, जिससे हमें कश्मीर के इतिहास को जानने में दोस्तों सहायता मिलती है। ये ध्यान देने वाली बात है। कलहन राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास लिखा। इस ग्रंथ की रचना कलहन ने जयसिंह के शासनकाल में 1127 से 1159 ईस्वी के बीच में दोस्तों किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीतिक शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र, जो इनके प्रधानमंत्री थे, तो इन्हीं के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं? मौर्य गद्दी पर दोस्तों हासिल करने में दोस्तों बहुत सहयोग रहता है इनका, चाणक्य का, कौटिल्य का दोस्तों विष्णुगुप्त। उदंतपुर शिक्षा केंद्र दोस्तों निम्न से किस राज्य में है? तो उदंतपुरी का नाम सुने होंगे, हमारे बिहार में ही दोस्तों पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हमारे बिहार में, बिहार शरीफ देखें उधर दोस्तों पड़ता है आपका। आगे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, कर्नाट वंश का, तो मिथिला क्षेत्र में दोस्तों वहाँ पर भी कर्नाट वंश ने दोस्तों अपना शासन स्थापित किया हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो नान्यदेव। नान्यदेव क्या थे? कर्नाट वंश के दोस्तों संस्थापक थे। बिहार स्पेशल का दोस्तों प्रश्न था। आगे है कि कर्नाट वंश के दोस्तों अंतिम शासक कौन थे? तो हरि सिंह जो थे दोस्तों अंतिम शासक थे। ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से दोस्तों उद्धृत हुई थी? तो जो धर्मशास्त्र के समय दोस्तों, धर्मशास्त्र मतलब कहिए तो जो गुप्तों का दोस्तों काल था, उस समय आपको अछूतों को दोस्तों ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो जो हमारे धर्मशास्त्र वहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो 4 वर्ण है उसके बारे में दोस्तों अछूत जो आपके शूद्र हैं उनको दोस्तों माना जाता था। आगे है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में दोस्तों हुआ था? तो ये कुंडलवन कस्बे में दोस्तों चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी यहीं पर हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। आगे आते हैं अगला प्रश्न। आगे हमारा है कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति दोस्तों, गौतम बुद्ध की जब मृत्यु होती है दोस्तों, उसी साल दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति आपका होता है, याद रखिएगा।
और इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं? महाकश्यप दोस्तों रहते हैं। ये किसके शासनकाल में होता है? तो अगर पूछिए कहाँ होता है तो राजगृह में होता है, और अजातशत्रु के समय दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति होता है, ये भी याद रखिएगा। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति दोस्तों कहाँ पर हुई? तो ऐसा बताएं कि राजगीर में हुआ दोस्तों, अजातशत्रु के शासनकाल में। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। यहाँ पर मिलाना है, गौतम बुद्ध संबंधित कुछ दिए हैं। तो जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था गौतम बुद्ध का? लुम्बिनी नेपाल में दोस्तों हुआ था। ऑप्शन ए का दोस्तों 3 हो जाएगा, ए का 3 कहाँ दिया? यहाँ दिया, काम हो गया मेरा। आगे अगर मान लीजिए में से कोई भी नहीं दिया है तो अभी मिला लीजिएगा। ज्ञान प्राप्ति दोस्तों कहाँ हुई थी? ज्ञान प्राप्ति उनको बोध गया में हुई थी, 2 का 2 हो जाएगा। प्रथम प्रवचन मतलब वही जिसको हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन करते कहाँ दिए थे? अपना ये सारनाथ में दिए थे। निधन इसको कुशीनगर में, वही मल दोस्तों माजन पद में, वहाँ पर इनका निधन हुआ था। तो उम्मीद करते हैं ये सभी बातें समझ में आपको आ रही होगी। आगे हम लोग आते हैं, बोध गया में किससे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बोध गया में तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद दोस्तों 35 वर्ष की आयु में। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखिए इस तरह से प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं दोस्तों। आगे है गौतम बुद्ध को एक, ये भी याद रखिएगा, जो महाबोधि मंदिर है दोस्तों उसको यूनेस्को में शामिल किया 2002 में। हमारे बिहार में जो महाबोधि मंदिर है इसको 2002 में यूनेस्को धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा ने एक युग में प्राप्त हुआ था दोस्तों? तो देवता का स्थान दोस्तों जो कनिष्क जो था कुषाण वंश था, तो इनके समय में गौतम बुद्ध को भगवान मानकर उनकी पूजा दोस्तों करनी शुरू कर दी, क्योंकि इनके समय में जो गौतम बुद्ध का जो मूर्ति था दोस्तों वो खड़ी अवस्था में बनाना शुरू कर दिया था। गंधार कला इन्हीं के समय विकसित हुआ था, कनिष्क के समय में दोस्तों। और इनके समय में गौतम बुद्ध को एकदम बलिष्ठ नहीं होता है एक जिमर बॉय की तरह दोस्तों, इस तरह एकदम बलिष्ठ दोस्तों बनाना शुरू कर देगा था। मतलब कि कनिष्क के समय में गंधार कला था। गंधार कला और भी जो कलाएं हैं उसमें देखिएगा जो मूर्ति निर्माण की है, तो अंतर ये देख लीजिए, अगर वहाँ पर बलिष्ठ दिख रहा है मूर्ति, मतलब बलिष्ठ अवस्था में एकदम बॉडी बिल्डर दिख रहा है, तो समझिए गंधार कला मूर्ति बना हुआ है दोस्तों। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व के प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो बता दिए थे वैशाली, 6ठी शताब्दी में वैशाली लिच्छवी। आगे हम लोग आते हैं, 16 जनपदों की सूची दोस्तों उपलब्ध है, तो अंगुत्तर निकाय में है। जो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय दोस्तों इसमें है। 1 मिनट अपलोड हो रहा है। ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा? बी, 16 जनपद, जिसमें सबसे शक्तिशाली जनपद कौन था आपका? तो मगध था दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी? नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। ये गुप्त वंश के साथ में शुरू हुआ था। इसको भी खंडन करने का काम किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी से मुसलमानों का आक्रमण होता है आपका 12वीं शताब्दी के दोस्तों अंत में। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ये आपका बौद्ध धर्म दर्शन के लिए दोस्तों प्रसिद्ध था, ये ध्यान दीजिएगा। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी दोस्तों? तो मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू करने का काम दोस्तों अकबर ने किया था, मनसबदारी व्यवस्था को लाने का। और ये सैनिकों के सुगमता की भर्ती को दोस्तों करने के लिए दोस्तों ये व्यवस्था को लाया गया था अकबर द्वारा। आगे हम लोग आते हैं, अगला है कथन कारण दिया दोस्तों। इस तरह के प्रश्न दिए थे आपको बिहार पुलिस जो एग्जाम हुआ था उसमें, तो इसीलिए हम बच्चों को बोलते हैं कि थोड़ा सा देखने लगा बिहार दरोगा का या अपना बीपीएससी का, तो क्या हो गया, सबका जीएस तो सेम ही है, कुछ अलग थोड़ी है, थोड़ा समझ जाएगा। तो यहाँ पूछा आपसे क्या कि पहला क्या है, पूछा आपसे कि 12वीं शताब्दी के अंत में नालंदा महाविहार का दोस्तों पतन हो गया। ये बिल्कुल सही है आपका बख्तियार खिलजी। महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। तो दोस्तों ये क्या है, बिल्कुल दोनों सही है आपका, दोनों सही है, लेकिन इसमें कोई संगत नहीं है, मतलब कि नहीं होता एक दूसरे से जुड़ा हुआ, एक दूसरे से जुड़ाव दोस्तों नहीं है। तो महाविहार का राजकीय प्रशय दोस्तों मिलना बंद हो गया था, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, इसका विध्वंस दोस्तों आसानी से कर दिया गया था। तो ए और आर तो दोनों आपका सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या दोस्तों नहीं है। व्याख्या तब होता है जब दोनों दोस्तों थोड़ा सा कुछ संबंध देखा जाए, तब जाकर के आप कह सकते हैं कि हाँ दोनों कुछ ना कुछ संबंध है। संबंध तो है लेकिन प्रशय मिलना बंद हो गया था, उसको दोस्तों आपका महाविहार से दोस्तों संबंधित, मतलब कि नालंदा महाविहार से दोस्तों कोई संबंधित नहीं है, मतलब उसके विखंडन से। आगे है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में दोस्तों हुआ? 6ठी शताब्दी से पूर्व में, 16 जनपद में ही मगध भी था आपका। मगध की राजधानी दोस्तों कौन सी थी? तो मगध की राजधानी सिर्फ पूछा है, अगर प्राचीन पहली राजधानी बोला कुछ बोलता तो मगध की राजधानी दोस्तों ये भी रहा है, मगध की राजधानी ये भी रहा है, मगध की राजधानी वैशाली भी रहा है दोस्तों आपका। वैशाली कालाशोक ले गया था, याद रखिएगा। कालाशोक दोस्तों वही शुंग वंश का शिशुनाग वंश का शासक था दोस्तों। आर्यक वंश के बाद आपका शिशुनाग वंश गद्दी पर बैठता है, मगध की गद्दी पर। तो कालाशोक राजधानी ले गया था आपका, हाँ पाटलिपुत्र से वैशाली, लेकिन पुनः फिर ले आता है आपका पाटलिपुत्र। तो यहाँ पर तीनों राजधानी दोस्तों रहा है मगध की, लेकिन यहाँ पर इसलिए यहाँ पर क्या है, ऑप्शन यहाँ पर तीनों दिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, इनमें से एक से अधिक होता है, लेकिन नहीं दिया है, तो ये आपके देखिए यहाँ पर ए और सी दिया है। लेकिन याद रखिएगा वैशाली भी दोस्तों कभी कुछ समय के लिए मगध की राजधानी रही है।
प्राचीन महाजन पद का मगध की प्रथम, देखिए हाँ ये सही क्वेश्चन है कि प्राचीन महाजन पद मगध की प्रथम राजधानी दोस्तों। तब हम टिक करेंगे किसको, टिक करेंगे राजगिरी को, राजगिरी या राजगिरी जो भी हो दोस्तों उसको हम टिक करेंगे। दिया है, नहीं दिया है तो क्या होगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आगे आते हैं नंद वंश के पश्चात, नंद वंश के बाद मगध गद्दी पर कौन बैठा था, तो नंद वंश जो अंतिम शासक था घनानंद दोस्तों, उसको हत्या कौन करता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य, और मौर्य वंश की स्थापना करते हैं मगध पर दोस्तों। आगे हम लोग आते हैं, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है वो दोस्तों विशाख दत्त का दोस्तों जो मुद्रा राक्षस है दोस्तों, इसमें अच्छे दोस्तों इन्होंने उल्लेख किया है, विशिष्ट रूप से उनका उल्लेख किया दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ के सुना जाते हैं। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र दोस्तों माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कुलहीन भी कहा गया। 18वीं शताब्दी में जो ढूंढी राज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखा है। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाख दत्त के नाम से 2 अन्य रचनाओं का भी उल्लेख होता है, जिसमें देवी चंद्रगुप्तम है और अभिसारिका वंचितक या अभिसारिका बंधिक दोस्तों, ये भी है इनकी विशाख दत्त की रचना है। देवी चंद्रगुप्तम भी देखते होंगे आप टीवी पर दोस्तों, एक सीरियल आता होगा वहाँ पर भी धारावाहिक कार्यक्रम। निम्नलिखित में कौन मगध का कौन सा राजा सिकंदर के महान के समकालीन था, तो मगध का समकालीन कौन था दोस्तों, यही आपका घनानंद। कौन था दोस्तों, घनानंद दोस्तों, ये सिकंदर के समकालीन था, जिसका बहुत ही बुरी तरह से बेइज्जती करता है कौन, ये घनानंद कौन करता है, किसका, तो चाणक्य का दोस्तों करता है। इसी का बदला होता है किसके, साम्राज्य को दोस्तों तहस नहस चाणक्य कर देते हैं। आगे हम लोग आते हैं, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल बना है। जो पाटलिपुत्र में दोस्तों महल बना हुआ था, ये सबसे प्रमुख विशेषता थी कि वो लकड़ी का महल बना हुआ था। क्या था, लकड़ी का महल दोस्तों बना हुआ था। बिहार के पटना के समीप बुलंदी बाग में कुम्हरार जो पार्क देख रहे हैं, कुम्हरार में दोस्तों की गई खुदाई के मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों का अवशेष दोस्तों प्राप्त हुआ है। ये इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय पुनर महोदय को है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्हरार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। राजप्रसाद मतलब महल को दोस्तों कहा जाता था। आज जाइए कुम्हार पार्क तो आपको मौर्यों का दोस्तों कुछ न कुछ अभिलेख वगैरह देखने के लिए मिलेगा। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था, तो अष्टप्रधान का गठन दोस्तों शिवाजी ने किया था। ये आपका मध्यकालीन इतिहास का कुछ दिया, तो अष्टप्रधान दोस्तों इनका मंत्रियों का दोस्तों एक संघ था अष्टप्रधान। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों दक्कन की विजय प्राप्त दोस्तों किया था और दक्कन में दोस्तों अंतिम समय अपना बिताए थे। और संलेखन विधि से दोस्तों क्या करते हैं, अपना देह त्याग देते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। जैन धर्म अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार करने वाले भी चंद्रगुप्त मौर्य थे। संलेखन विधि श्रवण बेलगोला जो कर्नाटक में पड़ता है, तो वहाँ पर अपना शरीर त्याग देते हैं दोस्तों। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत में था। तो जूनागढ़ जो आप देख रहे हैं रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख दोस्तों, तो इससे दोस्तों पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का दोस्तों थोड़ा प्रभाव पश्चिम भारत में भी था दोस्तों। निर्माण वही कराए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री को थे वही करवाए थे। जूनागढ़ अभिलेख जो है आपका। कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो श्रीलंका दोस्तों क्या था, अशोक के साम्राज्य से दोस्तों अछूता था, याद रखिएगा। बाकी अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग, उड़ीसा वगैरह सब तो आपका अशोक के साम्राज्य में था ही, लेकिन श्रीलंका दोस्तों नहीं था, ये याद रखिएगा। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति अशोक के समय में दोस्तों होता है पाटलिपुत्र में। सभा का दोस्तों क्या थे, इसके अध्यक्ष रहते हैं मोगलीपुत्र क्या थे, इसके अध्यक्ष रहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। आगे है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा दोस्तों कौन सा था, तो प्राकृत भाषा क्या था दोस्तों, प्राकृत लिपि बोलेगा दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका ब्राह्मी लिपि दोस्तों हो जाएगा। आगे हम लोग आते हैं, लिपि और भाषा में दोस्तों अलग होता है। जैसे आप एग्जाम देते होंगे 10th 12th का, तो वहाँ पर लिखा रहता होगा लिपि, तो लिपि में लिखते होंगे आप क्या, हिंदी नहीं लिखते होंगे, लिखते होंगे रोमन लिपि, इंग्लिश लिखते होंगे तो रोमन लिखते होंगे, हिंदी में लिखना है तो देवनागरी लिपि लिखते होंगे। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है, दाहिने से बाईं ओर। तो जो खरोस्ती लिपि देख रहे हैं दोस्तों, ये क्या होता है, दाहिने से बाएं, मतलब कि दाहिने से हम लोग बाएं, उर्दू लिखता है ना। अभी वर्तमान में जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग होते हैं जो उर्दू लिखते हैं दाहिने से बाएं, तो उस तरफ दोस्तों लिखा जाता था खरोस्ती लिपि। जो हम लोग जो हिंदी लिखते हैं तो बाएं से दाएं लिखते हैं दोस्तों, बाएं से दाएं, मतलब इधर से आप इधर जाते हैं, तो ये आपका ब्राह्मी लिपि था। कौन था, ब्राह्मी लिपि दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा। अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या था, तो अशोक के धर्म का दोस्तों जो मूल संदेश था, राजा के प्रति वफादार तो रहना ही है, शांति हिंसा बनाए रखना है, बड़ों का सम्मान करना, धार्मिक सहनशीलता है। तो उपयुक्त में से सब हो जाएगा, मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक दोस्तों होगा। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो भाब्रू जो अभिलेख है दोस्तों, इसमें अशोक ने स्वयं को मगध का दोस्तों सम्राट बताया। बाकी
जो मास्की देख रहे हैं इस समय दोस्तों, अशोक का नाम मिलता है अशोक, ये ध्यान दीजिएगा। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का दोस्तों सम्राट बताया था। अशोक अपने शिलालेख में अशोक ने सामान्यतः किस नाम से जाना जाता था? तो देखिएगा, जब भी अपना अभिलेख लिखा था तो उसमें प्रियदर्शी लिखता था दोस्तों, प्रियदर्शी दोस्तों फेमस था। आगे आते हैं हम लोग, ये भी याद रखिएगा, अलग अलग अभिलेखों में अलग अलग नाम दिया जाता है। अशोक के अभिलेखों में सर्वथा उसे देवयान प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर, देवनाम प्रियदर्शी दोस्तों, राजा आदि उपाधियों पर दोस्तों संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन दोस्तों कहा गया है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाले हैं? तो राजनीतिक सिद्धांत पर दोस्तों इन्होंने क्या किया, अपना दिया है राजनीतिक नीतियों पर कौटिल्य ने दोस्तों, इसीलिए इनकी तुलना दोस्तों मैकियावेली के प्रिंस से दोस्तों की जाती है इनके अर्थशास्त्र की। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है दोस्तों? तो ये आपका उपयुक्त में से एक से अधिक पर आर्थिक संबंध से संबंधित है, विदेशी नीति, धन संचय हो गया, शासनकाल के सिद्धांत के बारे में दोस्तों इन्होंने बताया है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। वो सप्तांग सिद्धांत दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई भी राज्य है, साम्राज्य है, तो उसका क्या होना चाहिए, सप्तांग सिद्धांत में क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में बताए थे। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणी में उसको बांटा है? तो 7 श्रेणी में उसको बांटा है। ये 7 श्रेणियों का नाम याद रहे, कभी कभी और पूछता आपसे, तो मेगास्थनीज जो इंडिका इसकी पुस्तक है उसमें 7 श्रेणियों में मेगास्थनीज भारतीय समाज को बांटा है। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और आपका सभासद दोस्तों। तो मेगास्थनीज ने इस तरह से क्या किया, इसको विभाजन दोस्तों किया है। ये भी जो लास्ट पॉइंट था इसको भी ध्यान दीजिएगा, जो मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा प्रचलित होने का उल्लेख दोस्तों नहीं करता है। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उससे भिन्न पेशा अपना सकता था, तो इसको भी विशेष ध्यान रखिएगा जिसमें इसने उल्लेख किया है। आगे है मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, किसमें किया गया है? तो मेगास्थनीज के इंडिका, जो बताएं जैसे अभी आपको। आगे है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, किसकी पुस्तक है दोस्तों? तो ये आपका ये कोई मतलब कि अज्ञात लेखक है दोस्तों, इनकी है, ये ध्यान दीजिएगा। कोई क्या है, अज्ञात लेखक है, यहाँ पर कोई पता नहीं है कौन इसको लिखे हैं। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी दोस्तों एक ग्रीक रोमन पेरिप्लस है, या रोमन मिस्र बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों पर वर्णन मिलता है। इसे लगभग 60 इसमें अलेक्जेंड्रिया के अनाम नाभी देखिए लिखा, अनाम नाविक ने लिखा है। इसे भारत से आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का दोस्तों उल्लेख मिलता है ये इसमें, लेकिन पता नहीं कौन लिखा है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का दोस्तों उल्लेख मिलता है इंडिका में, इंडिका में याद रखिएगा पाटलिपुत्र के प्रशासन का हमें उल्लेख मिलता है। जो 6 समितियां बनती थी, 30 लोग थे, 6 समितियां 5-5 लोग दोस्तों मिलकर के शासन को चलाते थे। पाटलिपुत्र किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो बताए थे चंद्रगुप्त मौर्य। इसके अनुसार पूछे तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों राजधानी बनाई थी। ऐसा तो हर एक वंश में जाएगा तो उदयन हो जाएगा, लेकिन यहाँ उदयन दिया नहीं। किसे सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का दोस्तों प्रचलन किया था? व्यापक पैमाने पर, तो व्यापक पैमाने पर बोलेगा तो आपका कुषाण के शासक दिए होंगे तो उनका हो जाएगा। भीमकठी से दोस्तों व्यापक तौर पर स्वर्ण मुद्रा चलाने का काम किए थे। सबसे पहले अगर बोलेगा तो इंडो ग्रीक ने दोस्तों भारत में स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। कला की गंधार शैली में से किस फली फूलित हो? तो कुषाण के समय में बता दिए थे। जो बलिष्ठ तौर पर जो बनता है इसमें आपका यूनानी और भारतीय कला मिलकर दोस्तों ये एक नई शैली बनी है, गंधार शैली इसको कहा जाता है दोस्तों। बाकी आपका जो प्राचीन समय में आपको देखने के लिए गंधार शैली, मथुरा शैली दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। ये दोनों का उससे विकास किया था किसने? कनिष्क ने दोस्तों। गंधार शैली के बारे में बता दिए कि यूनानी कला से प्रभावित थी दोस्तों। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में युद्ध की थी? तो कनिष्क ने की थी दोस्तों। आगे हम लोग आते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है? शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर दोस्तों राज किया? तो कण्व वंश। जो वासुदेव कण्व थे दोस्तों क्या करते हैं? शुंग वंश के अंतिम जो शासक रहते हैं दोस्तों उनकी हत्या कर करके, देवभूति जो रहते हैं उसकी हत्या कर करके दोस्तों वासुदेव कण्व दोस्तों क्या करते हैं? मगध गद्दी पर दोस्तों एक नए वंश की स्थापना करते हैं जिसको बोलते हैं कण्व वंश दोस्तों कहा जाता है। ये भी ब्राह्मण वंश ही था। राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है, तो जैसे बताएं कि किससे जुड़ा हुआ है? तो हाथी गुम्फा जो भी लेकर दोस्तों उससे जुड़ा हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा, एकमात्र सोर्स है। आगे हम लोग आते हैं, नगरों के क्रमिक पतन किस काल में दोस्तों एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्तों के कालों से एक प्रमुख विशेषता थी नगरों का जो पतन होना शुरू हुआ था। कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो उत्तर भारतीय व्यापार के लिए दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं एक से अधिक बंदरगाह, जैसे कल्याण, भड़ौच, कैम्बे हो गया, ताम्रलिप्ति, तो एक से अधिक बंदरगाह का इस्तेमाल दोस्तों किया जाता था। देखिए यहाँ पर दिया भी है आपको कि गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति
एक प्रमुख बंदरगाह था जहाँ से उत्तर भारत के एवं दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा आदि के साथ व्यापार होता था। पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह भृंगु कक्ष, इसको भड़ौत दोस्तों कहते थे, जहाँ से पश्चिमी देशों के साथ व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याण और जो बॉम्बे मतलब कैम्बे है, उत्तर भारतीय व्यापार दोस्तों होता था इससे। तो ये भी आपका बता दिए कि एक से अधिक हो जाएगा, कल्याण हो गया, भड़ौत हो गया दोस्तों इससे, तो एक से अधिक आपका आंसर हो जाना चाहिए। आते हैं 98 में। किस शासक ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दोस्तों दिया था? तो ये गुप्त काल में दोस्तों, जितना देखिएगा मतलब मंदिर का निर्माण दोस्तों, बहुत मंदिर हुआ गुप्तों के समय में दोस्तों, तो इन्होंने बहुत भूमि दान दिया है मंदिर निर्माण के लिए, ध्यान दीजिएगा। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? मतलब जो टैक्स होता था, टैक्स कितना था भूमि उपज का दोस्तों? तो उपज का 6वां भाग, उपज का 1/6, याद रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी दोस्तों? तो ये गुप्तों का दोस्तों, गुप्तों का बहुत ही योगदान रहता है। ये सब पूजा पाठ मंदिर बनाना दोस्तों बहुत ही योगदान रहता है किसका? गुप्तों का। आगे ये भी याद रखिए, विष्णु का जो गरुड़ था दोस्तों, गुप्तों का क्या था? ये राज चिन्ह था। आगे आते हैं, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त दोस्तों होता है? तो जो आर्यभट्ट थे दोस्तों, गुप्तों के समकालीन थे, गुप्तों के समय में आर्यभट्ट थे, इन्होंने दोस्तों सबसे पहले प्रतिपादित किया था कि सूर्य भैया स्थिर है और पृथ्वी इसके चक्कर लगा रही है। कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं दोस्तों? तो इसमें गुप्त काल में से इसमें से आपके सुश्रुत भी थे, सौनक भी दोस्तों थे, तो इसमें से उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? एक से अधिक दोस्तों हो जाएगा। तो देखिए, सुश्रुत एक शैल्य क्रिया के जनक, जो शैल्य क्रिया के जनक थे, अब सुश्रुत हो गया, या काशी के रहने वाले थे, लगभग 600 ईस्वी पूर्व माना जाता था वहाँ। और सौनक जो थे दोस्तों, ऋग वैदिकालिक ऋषि थे। शूद्रक, हाँ शूद्रक जो थे तो गुप्तकालीन नाटककार थे। और सौमिल गुप्त काल के दोस्तों नाटककार, जिसे कालिदास ने भास एवं कविपुत्र के रूप में दोस्तों याद किया है। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में से किसी ने कार्य नहीं किया है। औषधि को, अच्छा दवा बनाने का काम में, हाँ ठीक है। तो उपयुक्त में से जो आपका ये ऑप्शन सही है। यह बिहार लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक अपने उत्तर में दोस्तों सही उत्तर ये माना था कि इसको सुश्रुत को माना था, लेकिन सुश्रुत दोस्तों औषधि के कार्य में उनका योगदान नहीं है, वो शैल चिकित्सा में उसको उनका योगदान है। क्योंकि गुप्त काल के प्रारंभ 275 AD श्रीगुप्त से प्रारंभ होता है, जो सुश्रुत के मान्य काल 620 से लेकर 1520 से करीब 1000 वर्ष बाद है। इसलिए सुश्रुत को गुप्त काल के समकालीन मानना औचित्यपूर्ण दोस्तों नहीं है, लेकिन बाद में आयोग ने इसमें संशोधन किया था। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था दोस्तों? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय जो देख रहे हैं, वेनसांग जो हर्षवर्धन के समय दोस्तों आया था, CU की इसी पुस्तक का नाम है, और नालंदा विश्वविद्यालय में उसको अध्ययन किया है। आगे है, वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर कौन था? तो ये जो मथुरा देख रहे हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश का मथुरा दोस्तों, यहाँ पर सूती वस्त्र के लिए तो ये फेमस था, ये ध्यान दीजिएगा जब वेनसांग आया था। तो कवि वानभट्ट निवासी था, वानभट्ट कहाँ का निवासी था? पाटलिपुत्र का दोस्तों रहने वाला था वानभट्ट, ये याद रखिएगा। वानभट्ट कहाँ का था? तो वान मतलब वही वानभट्ट जो हर्षवर्धन के राजकवि थे, याद रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं, चीनी यात्री सिंह बिहार का भ्रमण किया था, कब किया था? तो दोस्तों बिहार का भ्रमण 671-72 ईस्वी में दोस्तों करता है, याद रखिए। जब वो युवक था, अपने 35 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा, उसने पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया और 675 से 685 तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, और 93-94 से लगभग सुमात्रा होता हुआ वो चीन लौट गया दोस्तों। 71-72 याद रखिएगा। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके समय भारत आया दोस्तों? आया था तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय, जो विक्रमादित्य थे गुप्त वंश के शासक दोस्तों, उनके समय में ये फाहियान दोस्तों आया था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बता देते, गुप्त वंश के शासक तो कुमारगुप्त प्रथम दोस्तों, जिन्होंने किया था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। इनकी उपाधि याद रखिएगा, महेंद्र द्वितीय दोस्तों इनकी उपाधि का नाम है। ताम्रपत्र लेख दर्शाता है कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था तो जावा सुमात्रा से, जो जावा सुमात्रा इंडोनेशिया का जो द्वीप देख रहे हैं तो वहाँ से इनका संपर्क था दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग, सुवर्ण भूमि वह राजा कौन था जिसे नालंदा में बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की? तो ये बालपुत्र जो थे आपके जावा सुमात्रा के शासक दोस्तों, राजा वही थे बालपुत्र देव, ये ध्यान दीजिएगा इनका। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण कौन था दोस्तों? तो मुसलमान थे, वही बख्तियार खिलजी के बारे में बता दिए, जो 12वीं शताब्दी के अंतिम समय में दोस्तों भारत आकर के बिहार में दोस्तों प्रवेश करके जितने भी विश्वविद्यालय थे सबको नष्ट कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय से खास उसका लगाव था और उसको इतना मतलब जलाया दोस्तों कि बहुत लंबे समय तक दोस्तों उसके पुस्तकालय में इतना पुस्तक था इसमें कि बहुत लंबे समय तक वो जलता रहा।
खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे? तो चंदेल वंश के शासक जो थे दोस्तों, इनका योगदान आता है खजुराहो में। खजुराहो दोस्तों आपका जो मध्य प्रदेश में है। कंदरिया महादेव, यहाँ मंदिर कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है, याद रखिएगा। विक्रमशिला शिक्षा का केंद्र दोस्तों स्थापना कौन करते हैं? धर्मपाल करते हैं, पाल वंश शासक धर्मपाल, याद रखिएगा। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य से दोस्तों नहीं है? तो कदम का दोस्तों नहीं है। संगम साहित्य पढ़िएगा तो चेर, चोल, पांडे दोस्तों मिलेगा, लेकिन कदम जो है दोस्तों इनका संगम साहित्य दोस्तों नहीं है। दक्षिण भारत में जो दोस्तों जो वंश का जो शासन व्यवस्था चलाते हैं उन्हीं को संगम कहते हैं। संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात है? तो कपास के व्यापार का दोस्तों महत्वपूर्ण केंद्र था उरैयूर दोस्तों, याद रखिए। देखिए संगम साहित्य इसीलिए पढ़ना दक्षिण भारत का इतिहास होता है क्योंकि यहाँ से प्रश्न उठते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं उसको छोड़ देते हैं, उसको नेगलेक्ट करके निकल जाते हैं आगे। मुद्राक्षर बता दिए, विभागदत्त यहाँ से जो चंद्रगुप्त मौर्य उसका दोस्तों विशिष्ट दोस्तों हमें साक्ष्य मिलता है, जानकारी। पृथ्वीराज रासो दोस्तों जो इनके पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंद्रवरदाई, उनके द्वारा दोस्तों लिखा गया था पृथ्वीराज राजसो दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान जो पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय बोलिए, जो मोहम्मद गोरी को दोस्तों युद्ध लड़ा था, करान का प्रथम द्वितीय युद्ध दोस्तों पहला में जीतते हैं, दूसरा में हार जाते हैं। स्वप्नवास वधता दोस्तों के लेखक कौन है दोस्तों? इसके ऑथर कौन है? तो भास। कौन है दोस्तों? भास, ये ध्यान दीजिएगा। आगे आते हैं हम लोग, अगला प्रश्न हमारा क्या है? कुमार संभव, ये कालिदास की पुस्तक का नाम है। कुमार संभव, मालविका मित्रम, रघुवंशम, ये सब कालिदास की पुस्तक का नाम है दोस्तों। कृतार्जुनियम दोस्तों किनकी पुस्तक का नाम है? तो ये भारवी की पुस्तक का नाम है। किनका है कृतार्जुनियम? ये भारवी की पुस्तक का दोस्तों नाम है, याद रखिएगा। उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों में मौन था। तो दोस्तों ये मिलिंद पन्हा जो है दोस्तों, इसमें कोई उल्लेख नहीं मिलता किसमें, तो ये व्यापारिक मार्ग के लिए। तो ये मिलिंद पन्हा क्या है? तो आपके जो नागसेन है और जो मीनांडर था दोस्तों, मीनांडर से बौद्ध धर्म के बारे में सवाल करता है, उसका जवाब दोस्तों देते हैं। उस पर दोस्तों एक पुस्तक बना है जिसका नाम है मिलिंदो पन्हा दोस्तों, सवाल जवाब का है। तो इसमें उल्लेख नहीं मिलता है प्राचीन भारत में व्यापारिक मार्गों का। हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसके किसने लिखा है? तो बता दी हर्षचरित्र जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाण भट्ट दोस्तों, इनके द्वारा लिखा गया है। आगे आते चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक विजया दोस्तों क्या थे? चोल वंश के संस्थापक थे। आगे आते हैं हम लोग, बस 2-4 क्वेश्चन और होगा। आगे है चोल काल की किसके लिए प्रसिद्ध था? चोल काल दोस्तों अपने ग्राम पंचायत के लिए, जो स्थानीय शासन है दोस्तों सबसे प्राचीन काल में यहीं पर देखने के लिए मिलता है। ये बहुत ही दोस्तों उन्नत किस्म का जो नहीं बोलते हैं स्थानीय शासन ग्राम पंचायत दोस्तों, यहाँ पर चोल वंश का ही मिलता है। इसके लिए बहुत ही फेमस दोस्तों, याद रखिएगा। चोल कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय शासन के लिए था? देखिए ये तो चोल हो जाएगा दोस्तों, ये याद रखिएगा चोलों के लिए। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार को क्या कहते थे? गोपुरम। जो दक्षिण भारत के जो लोग होते थे दोस्तों वो क्या करते थे? अपने मंदिर जो निर्माण करते थे, अभी दक्षिण भारत जाइएगा भी कभी तमिलनाडु कर्नाटक केरल में दोस्तों, तो वहाँ मंदिर देखिएगा तो उसका जो प्रवेश द्वार होता था बहुत ही भव्य होता था, उस पर बहुत ही विशेष दोस्तों ध्यान देते थे, जिसको हम लोग गोपुरम के नाम से जानते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग आते हैं। इस तरह से हमारा दोस्तों क्या होता है, पर ये जो आपका खत्म होता है बीपीएससी का एंशिएंट हिस्ट्री दोस्तों। आगे हम लोग बात करेंगे और आपके लिए जो बताएं कि विशेष सूचना आपके लिए है, अत्यावश्यक सूचना। सिलेबस अगर आपको कवर करना है, आप चाहते हैं कि हम अपने तैयारी को पंचवर्षीय न बनाएं, तो दोस्तों हमसे जरूर जुड़िएगा। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इस पर दोस्तों क्या क्या आपको मिलेगा, इसमें दोस्तों आपको वीडियो क्लास मिलेगा, होमवर्क फिर चलेगा डे बाय डे, वीडियो क्लास मिलेगा। सब्जेक्ट वाइज दोस्तों पॉलिटी शुरू की हम लोग, अभी पॉलिटी पर बात कर रहे हैं, तो पॉलिटी को दोस्तों खत्म करेंगे, उसके बाद दोस्तों दूसरा सब्जेक्ट चलेंगे। क्लास पीडीएफ मिल जाएगा आपको, एमसीक्यू पीडीएफ मिलेगा, वो हर एक एग्जाम का पीवाईक्यू दोस्तों आपका, या तो आपका एसएससी का हो, रेलवे का हो दोस्तों, बिहार दरोगा का हो, बीपीएससी का हो, यूपी पीसीएस का मतलब घटना चक्र का भी मिलेगा, पीवाईक्यू मिलेगा, इसका मिलेगा मतलब रिफंड का पीवाईक्यू दोस्तों मिल जाएगा आपको, एमसीक्यू मिल जाएगा, एसएससी का मिल जाएगा, रेलवे का मिल जाएगा। और डेली दोस्तों प्रैक्टिस सेट चलेगा, मतलब प्रैक्टिस टेस्ट मतलब क्यूज बोर्ड पर चलेगा। उस टॉपिक आपको देंगे, उस टॉपिक पर दोस्तों रात को 9 बजे याद रखिएगा, 9 PM पर डेली दोस्तों आपका क्यूज दोस्तों चलेगा। और ये हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आप दे देंगे। और जीएस से प्रारंभ जीएस विद्यालय में टेलीग्राम चैनल का भी दोस्तों नाम है, और ये बिल्कुल दोस्तों फ्री है, इसमें कोई हम चार्ज कॉस्ट दोस्तों नहीं ले रहे हैं। और अन्यथा अलग जगह पर जाइएगा तो वहाँ से दोस्तों आपको पैसा 200, 300, 100 रुपये जो भी लेकर के दोस्तों आपको काम करवाएगा। और जिस तरह से हम आपको कंटेंट देंगे तो उस तरह से आपको देगा भी नहीं, क्योंकि ऐसे तो अब विश्वास अभी नहीं कीजिएगा, बस हमारे साथ 1 सप्ताह 10 दिन जुड़ के देखिए, फिर आपको दोस्तों पता चल जाएगा। और बाकी दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्तों शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को। ये नहीं बता रहे हैं कि आपको बीपीएससी का एग्जाम ही देना है, लेकिन फिर भी दोस्तों पीवाईक्यू कर लीजिएगा तो आपके लिए बढ़िया रहेगा।
कम से कम एक तरह का आत्मविश्वास जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और लाइक भी कर दीजिएगा। अगर कुछ गलती त्रुटि रहा हो तो कमेंट दोस्तों कीजिएगा, और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। 1 अगस्त की जो कहानी बताएं आपको कार्यक्रम, वो दोस्तों उसका हम पूरा विवरण दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुके हैं, तो वहाँ पर देख लीजिएगा। और अच्छे से तैयारी कीजिएगा, मन लगा के पढ़िए दोस्तों, ताकि सिलेक्शन आपका जल्दी से हो जाए। आप तैयारी दोस्तों पंचवर्षीय न बनने से उस पर दोस्तों अवरोध उत्पन्न कीजिए, प्रतिरोध लगाइए दोस्तों। बाकी मन लगा के पढ़िए। धन्यवाद दोस्तों।